आ गई आ गई। हाय हेलो। हाय, कहाँ पर हो? बाहर पीछे बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रही है। हाँ, मैं हमारे घर के आंगन में बैठी हूँ और मैंने सोचा ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पेड़ है तो। हाँ, बस शोर नहीं होना चाहिए। आपको हम अच्छे से सुनाई दे, हमें आप अच्छे से सुनाई दो। जी जी जी, जरूर जरूर। नहीं, ज्यादा शोर तो है नहीं। हमारे धीरे धीरे सब लोग आते जा रहे हैं। तेजस भी आ गया है। काफी लोग हमारे लोग आते जा रहे हैं। सो यू आर इन नागपुर राइट नाउ। कैसा वेदर है वहां पे पूजा? पहली बात तो मैं नागपुर में नहीं हूँ, मैं नासिक में हूँ। हाँ, नासिक, सॉरी, मेरा बर्थ प्लेस। नहीं, पर आई हैव हर्ड दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर मैं लोगों को बोलते मैं नासिक से हूँ तो लोग पूछते हैं कि हाँ, अरे तुम तो नागपुर से हो। तो ये होता है। बट इट्स वेरी वेल, वेदर बहुत अच्छा है। आई होप जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक बारिश ना आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है। हाँ, सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नासिक जाने के बाद। आई डोंट वांट टू कम बैक, ऐसा सीन होता है। अच्छा, काफी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। अच्छा पूजा, हम आपको एक बात बताते हैं। हम अभिज्ञ थिएटर ग्रुप की तरफ से एक सीरीज शुरू की हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। जो थिएटर एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी थिएटर थिएटर और इन सब में एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे ना आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। या हाय हाय हेलो। अब क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? हाँ, अब ठीक है, ठीक है। या डन। हाँ, तो हमने एक सीरीज सॉर्ट ऑफ शुरू किया है कि जिसके अंदर हम उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, उस फील्ड में कार्यरत लोगों को बुलाकर उनके ज्ञान से हम लोग रिच होना चाहते हैं। तो ये सीन है। उस दौरान अब तक हम लोग थिएटर के फील्ड के जो लोग टीवी में भी काम कर चुके हैं, मूवीज में कर, फिल्म्स में कर चुके हैं, थिएटर में कर चुके हैं, उनको भी लिया। फिर सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है राइटिंग का, उसके ऊपर भी हमने एक्सपर्ट्स की वो ली। फिर उसके बाद नवरस के ऊपर भी किया। तो अब हम आए हैं जो अल्टीमेट प्रैक्टिशनर्स का एक सपना होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो उसके बारे में, तो उन लोगों का हमेशा हर एक का होता है, जो थिएटर करना चाहता है वो सबसे पहले उसका होता है कि कहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है हमको सीधा। तो इसलिए हम वो जर्नी जानना चाहते हैं। वेबसाइट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, अब तक बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बहुत कुछ कहा हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे। बट हम आपसे, क्योंकि अभी अभी आप पास आउट हुई हैं शायद 2 साल पहले, लास्ट ईयर ना? हाँ, 18। हाँ, 2018 में। एंड नाउ यू आर डूइंग, यू आर अ स्कॉलर इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आफ्टर पासिंग आउट। तो हम इसलिए हमने सोचा कि आप हमें ज्यादा जमीनी सच्चाई और अपनी एक्सपीरियंसेस और ये सब अच्छे से बता पाएंगी, जिससे कि और लोग भी आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इजीली, इंस्टेड ऑफ बाकी सब एज अ टीचर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूजा एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की हैसियत से बात करेगी, तो उससे लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे, है ना? तो इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं हाफ ऑफ अभिज्ञ थिएटर ग्रुप। धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस सो दैट हम पूजा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके, जो आपके लिए भी फायदे का होगा और दूसरे और सुनने वालों के लिए भी इन फ्यूचर फायदे का रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है। चलो, तो पूजा आप थैंक यू सो मच फॉर, पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने उस काबिल समझा, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी सी एक थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। अभी अभी तो काम शुरू किया है और ये लॉकडाउन हो गया है। बट थैंक यू सो मच की फॉर इनवाइटिंग मी। सो या हाँ, तो पूजा अब आप अपनी जर्नी का हमें बताइए कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, नाटक कैसे पहले तो, और फिर नाटक से लेकर आपकी एनएसडी तक की जर्नी, आपकी प्रिपरेशन, ये वो किस तरीके से आपने
सोचा कि मुझे नाटक ही ऑप्ट करना है? आपका कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड था, या वैसे तो ये थोड़ा सा अजीब प्रश्न है महाराष्ट्रियन होते हुए, बिकॉज महाराष्ट्र इज द गढ़ ऑफ थिएटर, सो हर एक के खून में थोड़ा बहुत होता ही है। तो आपकी कैसी शुरुआत हुई? मेरा बहुत क्लीशेड आंसर है इसके लिए, जो हमेशा हम सुनते हैं कि मेरा बचपन से ही सपना था। बट मेरे बारे में ये सच है कि मेरा सच में बचपन से ये सपना था कि मैं थिएटर करूं। मैं स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो मतलब मुझे स्टेज फियर कभी नहीं था, मुझे हमेशा स्टेज पे जाना बहुत पसंद था। और मेरी माँ ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। When she was in her college days, she used to do theater. And also her मौसी, currently she stays in Pune, तो वो भी थिएटर करती थी। और तो ऐसे मुझे मेरे माँ की तरफ से शायद ये थिएटर की पसंद मुझ में आई है। और तो हाँ, इसलिए मैं करना तो बचपन से ही चाहती थी। बट जैसे सभी के साथ होता है कि ये फील्ड ऐसा है कि ब्रेड बटर आपको कभी मिला तो आप राजा हो जाओगे, नहीं मिला तो आपको बहुत गरीब की लाइफ जीनी पड़ती है। तो कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई थिएटर ग्रुप मुझे मिले या फिर कहीं से मुझे नाटक में काम करने का मौका मिले। तो बट मुझे स्कूलिंग में भी कभी करने का मौका नहीं मिला, कॉलेज में भी नहीं मिला। देन बट आई स्टार्टेड विथ वन ग्रुप, दीपक मंडल। आफ्टर दैट आई जॉइन जीनियस ग्रुप। आफ्टर दैट आई चेंज टू लोक हितवादी मंडल। सो दीज आर द ग्रुप्स इन नासिक। अलग अलग संस्थाएं हैं ये। बट एक मतलब मौका आपकी जिंदगी में आता है कि जब आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। सो दैट यू टर्न, आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट माई यू टर्न, कि वो कब होगा, कब आएगा, कैसा होगा। सो ऐसे हुआ कि जो मेरा ये जो तीसरा संस्था है लोक हितवादी मंडल, तो उसके जो डायरेक्टर है मुकुंद कुलकर्णी, सो ही वाज मेकिंग वन प्ले। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके जो एक्टर्स थे, उन्होंने नाटक शुरू, मतलब जब उसका शो होना था उसके 3 दिन पहले नाटक को छोड़ दिया। तो वही पुरानी कहानी, एक्टर डायरेक्टर का झगड़ा। बट वो तो होता रहता है। बट मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ के लिए वो झगड़ा बहुत काम कर गया। मैं उन दोनों कलाकारों की जिंदगी भर ताउम्र बहुत शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने वो नाटक छोड़ा, क्योंकि उन्होंने छोड़ा और मेरी लाइफ बन गई। तो एंड तो वो कंपटीशन का प्ले था। मैं जो भी लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र से मैं हूँ, और यहाँ पे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मराठी, हिंदी, संस्कृत, बच्चों के लिए वाला भी होता है, और संस्कृत राज्य नाट्य भी होता है। तो हम वी वर प्रिपेयरिंग फॉर मराठी राज्य नाट्य। तो then I participate in that play. I mean, the director asked me, and in that also I was the last one whom he asked. तो हाँ, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं सबसे लीस्ट वाले इंसान थे, कि जिससे बहुत कम उम्मीदें हैं कि चलो कोई नहीं तो यही हाँ बोल दे, क्या होगा, बकवास होगा प्ले, लेकिन कुछ बन तो जाएगा, एटलीस्ट हमारी संस्था तो बच जाएगी, नाम बच जाएगा। तो एंड आई सेड यस। फॉर्चुनेटली मुझे उसमें से 2 किरदार करने का मौका मिला, और मोर फॉर्चुनेट थिंग इज आई गॉट प्राइज फॉर दैट। तो उस रातों रात मतलब पूरा मेरी पूरी दुनिया बदल गई, सच में बदल गई। बट लोग एकदम से सरप्राइज हो गए, उन्हें लगा कौन आया है, ये लड़की कहाँ से आई, इसको हमने देखा है लेकिन साइड रोल्स में, या फिर ऐसा लगता था कि कच्ची सी कलाकार है, अभी पकेगी, पता नहीं आगे कुछ मेन स्ट्रीम कुछ और होगा लड़की का, और शाम को रिहर्सल्स करने के लिए आती रहेगी, लाइक टिपिकल अमेच्योर थिएटर। बट वो सारा कुछ बदल गया। बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई अंकल फर्स्ट, मुकुंद कुलकर्णी, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट ओनली माई मदर, बिकॉज इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड दैट मोमेंट वॉज ऑफ माई लाइफ, कि जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यही परस्यू करना है। तो बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस सेंस ऑल्सो कि माई फैमिली इज वेरी मच सपोर्टिव फॉर माई फील्ड। तो मुझे एनएसडी से इंट्रोड्यूस भी मेरी माँ ने करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि एनएसडी करके संस्था है, एक स्कूल है जहाँ पे तुम पढ़ सकती हो, सो यू कैन ट्राई फॉर दैट। एंड वन ऑफ
वन मोर मेजर डिसीजन वाज जब मैं ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ एंड उसके बाद आई टुक अ 1 ईयर गैप। उसमें मैं एनएसडी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। पता नहीं था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैंने बहुत लोगों को बताया भी नहीं, जिनको भी बताया उनका ऐसा था कि नहीं किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, और तुम क्या ऐसे कोई ग्रेट हो कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी, ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो भ्रम है, भ्रम में मत रहो। ऐसे बहुत मुझे क्रिटिसिज्म भी हुआ बट माय मॉम वाज ऑलवेज देयर फॉर मी टू से कि ठीक है ना, करते हैं, रिस्क लेना तो हमें पसंद है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा सिलेक्शन, देख लेंगे कुछ और करेंगे। सो बट फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड फिर वो सारे लोगों के मुंह बंद हो गए कि जिन्होंने मुझे नकारा था और तुम नाकारा हो ये तक मुझे बोला था। तो दिस इज हाउ आई रीच्ड एनएसडी। बट हाँ, मैं रास्ता में हमेशा से ढूंढती थी कि मैं कहाँ से मुझे मौका मिले। जितने भी प्लेस नासिक में आए हैं कमर्शियल मराठी के, जितने भी, मैं सारे देखने गई हूँ, और इस सारे में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे हमेशा साथ होती थी, जो कि मेरी नानी है। और मेरी नानी को नाटक का बहुत शौक है, बहुत शौक है। वो एक नाटक भी मिस नहीं करती, चाहे वो कितना ही बकवास क्यों ना हो, बट वो मिस नहीं करेगी। एंड शी यूज्ड टू टेक मी विथ हर, कि एक तो वो नानी है तो साथ में जाना है, और ऊपर से तो उस वजह से भी मेरी ना वो डिवेलप होता रहा, वो जो मेरी लाइकिंग है वो डिवेलप होती रही। ऑल्सो स्टिल रिमेम्बर आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड और मेरा पेपर था, बोर्ड की एग्जाम थी, और मैंने एक प्ले देखा था भरत जाधव जी का, एंड आई वॉन्टेड टू मीट हिम। मुझे साइन लेना बहुत पसंद था, पुराने जमाने में हम ऐसे करते थे, आर्टिस्ट के सिग्नेचर्स लेना। अब तो ऐसे ही बोलना होगा क्योंकि अब तो फोटोग्राफ्स ही होते हैं ज्यादा। तो मेरे पापा मेरे लिए मेरे साथ रुके रहे 1.5 घंटा। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो माई मदर एंड फादर सपोर्टेड मी कि भाई तुम्हारा एग्जाम है लेकिन तुम्हें रुकना है तो रुको, जस्ट फॉर दैट मोमेंट कि मुझे भरत जी से पूछना था कि इस फील्ड में कैसे आते हैं। मैंने विक्रम गोखले जी से पूछा है, मैंने इला भाटे से पूछा है, उमेश कामत से पूछा है, जितने भी लोग आते थे वो प्ले लेकर, क्योंकि मराठी कमर्शियल में हिट फेसेस होते हैं कि आज जो बहुत इंडस्ट्री में फुल प्रूफ काम कर रहे हैं, चाहे वो डेली सोप हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो फिल्म हो। तो मैंने सबसे पूछा है कि मैं कैसे आऊं, कैसे आऊं, और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम पहले कुछ ऐसे पढ़ो कि जिससे तुम अपने पैरों पे खड़ी हो पाओ। सो तो पता नहीं चलता था कि मतलब क्या है, मतलब वो शायद चाहते हैं मैं कुछ एकेडमिक्स वाला एजुकेशन लूं जैसे हर कोई लेता है, और फिर मैं साइड बाय साइड थिएटर करती रहूं। बट तो इस वजह से मैंने CWA करना चुना भी था, बट वो मेरे नसीब में था नहीं, तो आई ड्रॉप इट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट डिसीजन कि मैंने CWA छोड़ दिया। और उसके लिए फीस भी भर चुके थे, तो लेकिन पापा ने भी अलाउ किया मुझे कि ठीक है पैसे बर्बाद हो रहे तो होने दो, बट परस्यू योर ड्रीम्स। माय फादर्स विश इज ऑलवेज फॉर चाइल्ड इज परस्यू योर ड्रीम्स, because he never get chance to complete his dream, so he always in that was कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो तुम अपने सपने पूरे करो। तो उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया, तो वो मेरे लिए रुके रहे, तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही कि मैं ढूंढती थी। बट फाइनली मैं जब सिलेक्ट हुई तो मुझे एक पुख्ता जगह मिली कि जहाँ मैं जाके मेरे सच में सपने को परख सकूं कि क्या है जो मैंने सपना देखा था, वो क्या सच था या सिर्फ सपना था जो हम रात में देखते हैं या ये वो सपना है जो आपको सोने नहीं देता। तो बट फाइनली आई अंडरस्टूड कि नहीं, ये वही सपना है जो मुझे सोने नहीं देता। सोने नहीं देता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने पहले खूब नाटक देखे, जो फर्स्ट स्टेज तो थी हाँ, कि पहले हाँ, बहुत नाटक देखे। हाँ, जितने भी हुए आपने हर नाटक देखे, हाँ हर तरीके के नाटक देखे, और फिर आपने पढ़ा भी बहुत कुछ उसके ऊपर, नाटक वगैरह भी पढ़े। हाँ, हाँ, है ना। मेरा पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं था, बट मेरा देखना बहुत ज्यादा था। एंड माई मदर यूज टू डिस्कस विथ मी, आफ्टर दैट माई अंकल मुकुंद कुलकर्णी, मैं उनके भी मतलब मैं लाइफ में वो इंसान की जगह कभी हिल नहीं सकती। उन्होंने भी मुझे हमेशा वो एनकरेज करते थे, वो मेरे साथ कंपलसरी हम बहुत टॉक्स करते थे कि तुम्हें क्या लगा, तुमने क्या देखा, क्या सीखा। मतलब वो कहते थे कि नाटक
ये कोई बुरा नाटक भी है, फिर भी वो इसलिए देखो कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या नहीं करना है, नहीं करना, तो वो भी तुम्हें देखना है। सो क्योंकि हर बात तो ये जो कंपल्सरी कंटिन्यूअसली सीखने की जो हैबिट है वो मुझे काका से आती है कि देखते रहो, रुकना नहीं है। सो या तो अभी जो आपने 1 साल का गैप लिया, उसमें आपने एनएसटी के लिए प्रिपरेशन क्या की? मैं हाँ, तब मैंने पढ़ा, तब मैंने नाटक भी पढ़े और थिएटर की थोड़ी बहुत जानकारी लेने की भी मैंने कोशिश की। बहुत तो मुझे हिंदी थिएटर के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी मराठी है, हमारे जितने वेल नोन राइटर्स है, विजय तेंदुलकर होंगे, फिर महेश एलकुंचवार है, वसंत कानेटकर है, विभा शिरवाडकर है, तो इनको मैंने जरूर पढ़ा और मैं कंटिन्यू थी, उस विल में थी। मैं सबसे ज्यादा कहूंगी कि जो वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। सो मैं कंटिन्यूअसली उन वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रही थी कि मुझे जाना है, मैं 1 साल मेरा खत्म होगा बट मुझे वहां जाना है। मैंने मेरे अंकल को बोला। सो हम लोग अलग अलग मोनोलॉग्स पे काम करते थे। तब हमने फिर से स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट मेडल फॉर दैट। सो तो उसमें मैं बहुत सीखती रही, कैरेक्टर पे काम कैसे करते हैं। मेरे काका का कंपल्शन था कि जब भी मैं डायरेक्ट करूं तो तुम मेरे बगल में बैठी रहोगी और देखोगी कि मैं कैसे एक्टर्स को बोल रहा हूँ और वो एक्टर्स कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, मुझे कहाँ पे कैसा स्पीच चाहिए, मैं कौन सा इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो ये मेरी जर्नी कंपल्सरी चल रही थी। बहुत सी तो बात तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। वो आप बाद में समझता है कि जो भी हमने सीखा है वो क्या, उसका फल क्या निकल के आ रहा है। पहले तो आप सिर्फ इंटेक करते रहते हो। तो मराठी में कहते हैं ना, वो गाय रवंथ करती है, मतलब खाना खा लेती है पहले और बाद में बैठ के आम आम करती रहती है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हिंदी हमारे दर्शक ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी समझने वाले, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये बोला जो है पूजा ने, इसका मतलब है कि पहले गाय सब कुछ गल्प कर लेती है और उसके बाद फुर्सत से बैठ के उसकी जुगाली करती है, तो एक मंथन प्रक्रिया आपकी होती है ना? अच्छा, और जैसे एनएसडी में होता है कि 6 नाटक वगैरह का एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ होता है कि उसके अंदर आपने अलग अलग हर चीज पे काम किया होना चाहिए, लाइट भी है, साउंड भी है, सेट भी है, पता होना चाहिए आपको, ऑल एस्पेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए उसमें एंट्री करने से पहले। तो वो आपने किस तरीके से किया, वो सब रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट करते गए? नहीं, हालांकि बताऊं तो इतना वो टफ है नहीं, बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट है एनएसडी जाने के लिए। मतलब उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 6 नाटक में काम किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो ऑन स्टेज हो, वो बैक स्टेज हो, कुछ भी चलेगा, बट आप उसका प्रूफ दिखा सको कि हाँ मैंने 6 किए हैं। और प्लीज झूठे प्रूफ नहीं दिखाना, क्योंकि वो भी कुछ कुछ लोग करते हैं, बट वो भी पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है किसने झूठा दिखाया है। और आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है और आपको हिंदी इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बट मैंने खुद देखा कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आती है फिर भी उसका आपके एडमिशन पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मैं अब महाराष्ट्र से हूँ, मेरी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी थी स्कूल में जब मैं थी। तो लेकिन जो लोग बंगाल से हैं, जो लोग आसाम से हैं, जो केरला कर्नाटक से हैं, उनकी हिंदी नहीं है तो फिर उनको नहीं आता है। और आसामीज एंड बंगाली, मैं स्पेशली उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत अलग टंग ट्विस्टर लैंग्वेज है उनकी। तो जो देवनागरी लिपि हम यूज करते हैं वो उनकी है ही नहीं, तो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बचपन से आपकी जो मदर टंग में आप बात करते हो तो उसको इतने जल्दी फ्लिप कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको जब वो आए थे उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी। इंग्लिश तो अपनी भाषा भी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, तो नॉट नेसेसरी कि सभी को वो आती हो। तो एनएसडी में लैंग्वेज आपको कितनी आती है उससे ज्यादा आप कितने अपने ही में क्या बोलेंगे, प्रूफ क्या दे सकते हो? जैसे आपने किया 8-10 नाटक भी किए, तो आप प्रूफ के तौर पे व्हाट डिड यू प्रेजेंट? क्या वीडियोस होते हैं या फोटोग्राफ्स होते हैं, क्या होता है अगर हमारे किसी बच्चों को करना होता है तो एज अ प्रूफ आप क्या दे
सकते हो कि आई हैव वर्कड इन सो मेनी प्लेस? उसके फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हो। अगर किसी संस्था के साथ काम किया है तो वो संस्था अगर अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करती है तो वो कर सकते हो। मतलब यहाँ पे नासिक में तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनके प्रॉपर रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं, वो अमेचर ग्रुप्स हैं, तो उनको वो परमिशन है कि वो अपने नाम से वो सर्टिफिकेट को प्रिंट करा सके। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट्स थे, नाटक के फोटोग्राफ्स थे, पेपर में नाटक का जब परीक्षण आता था तो वो भी मैंने लगाया था, तो वो आप एज अ प्रूफ के तौर पे लगा सकते हो। ओके। तो लैंग्वेज का तो मुझे नहीं लगा, नाटक के लिए फुलफिल होना 6 प्रोडक्शंस में वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको जिसके लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने वैसे सर्टिफिकेट्स थे कि ये प्ले इसकी डायरेक्टर मैं हूँ, ये प्ले इसकी डायरेक्टर मैं हूँ। एक्टर्स ने वैसे एक्टिंग के अनुसार लगाए थे, डिजाइनर्स ने उन्होंने किए हुए डिजाइन के फोटोज लगाए थे। तो जो भी आपने काम किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए जो आप वहां पे प्रेजेंट कर सको। हाँ एग्जैक्ट। हाँ। और फिर उसके बाद आपका जैसे हुआ तो फिर एक वर्कशॉप होती है वहां पर एनएसडी में, एंट्री में ही। हाँ। पहले तो आप स्क्रूटनी में आ गए, सिलेक्ट हो गए, देन द लेवल ऑफ वर्कशॉप कम्स। तो उस दौरान वो क्या देखते हैं फिर? मुझे जो लगा सी फर्स्ट लेवल जो होता है वो 3 हिस्सों में होता है। एक तो रिटन टेस्ट होती है जिसमें 10 सवाल होते हैं, उसमें से कोई भी 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आपका हाँ हाँ 10 में से 2। हाँ एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत वेलकमिंग है वो एग्जाम की। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो हमको बोला था कि आपको एक आंसर हिंदी में लिखना है, एक आंसर इंग्लिश में लिखना है। तो बट शांतनु बोस ही हमें एक्सप्लेन करा रहे थे एंड ही वाज द डीन एट दैट टाइम। एंड उन्होंने बोला था कि अगर आपको दोनों लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, हम कोई ट्रांसलेटर लेके आपका पेपर चेक करेंगे। बट मतलब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी कि आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है तो आप वहीं पे कैंसिल हो गए, ये नहीं होता है। तो मतलब सच में एनएसजी में आपके टैलेंट की कदर है ये मैंने जाना भी है और देखा भी है। तो कोई पार्शलिटी नहीं होती है, तो आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो एंड तीसरा होता है प्रैक्टिकल की, जब आपको परफॉर्म करना होता है, जो भी पोएम आपने बनाई है, जो भी आपने स्पीच तैयार किया है, डांस है, गाना है, तो ये सारा कुछ होता है वहां पे, आपको परफॉर्म करना होता है। जब व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड वर्कशॉप में, तो वो बहुत इंस्टिंक्टिवली आप कैसे रिस्पॉन्ड कर पाते हो सिचुएशन को, आप कैसे हैंडल कर रहे हो एज एन एक्टर, ये भी बहुत देखा जाता है। क्योंकि बहुत से जो टास्क मिलते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन के होते हैं, कभी सोलो होते हैं, कभी डुएट होते हैं, कभी ग्रुप के साथ होते हैं। हमको एक बार बोला था कि 3-3 लोग आएंगे और बिना एक दूसरे से बात किए, आई थिंक वो अभिकल्प में या बहुमुख में हुआ था वो, तो बहुत सारे प्रॉप्स रखे थे वहां, सोफा था, फुटबॉल था, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से, बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे रखी हुई थी, सूटकेस थी। और तो उन्होंने बोला कि आपको जो यूज करना आप कर सकते हो, लेकिन जो 3 लोगों के साथ आप आओगे उनसे आप बात नहीं करोगे, डायरेक्टली यू एंटर एंड यू स्टार्ट। तो आपको रिश्ता नहीं पता है कि क्या है, आप क्या करोगे, कौन क्या सेंटेंस बोल देगा, कुछ नहीं पता है, बट स्टिल यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो वो आप सिचुएशन को कैसे खेलते हो, तो ये एक टास्क था। फिर एक सोलो में था कि वहां पे एक चेयर रख दी और बोला कि इसको आपको विंडो मानना है और अब आप कोई एक कैरेक्टर करो। तो जस्ट एंड यू कम वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, मेरी नहीं हो रही, शायद मेरे बाद वालों की भी होती होगी, क्योंकि मेरा नंबर था 26। तो मेरे पहले ना 25 लोग कर चुके होते थे, तो जितने भी आइडियाज मेरे दिमाग में है वो सारे ऑलमोस्ट हुए हुए होते थे। तो कंटिन्यू अपने को ब्रेनस्टॉर्म करते रहो कि अब मैं और नया क्या करूं, और नया क्या करूं, क्या नया और हो सकता है। सो दैट ऑल्सो वो देखते हैं। लेकिन ये हुआ आपका आपकी कला के बारे में, आप एक्टिंग में हो या डायरेक्शन में जो भी है उसके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका
ऑफ द स्टेज बिहेवियर क्या है वो भी बहुत देखा जाता है। वहां पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो आप पे हर दम, लिटरली हर दम नजर रखे हुए होते हैं। इवन आपको जिस हॉस्टल में रखा हुआ होता है वहां पर भी आप पर नजर होती है कि आप रूम पे अपने रूममेट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, और आपका मेस में बिहेवियर कैसा है, आप जब ग्रुप टास्क दिया है तब आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपको अपनी आइडिया अगर वहां पे रखनी है तो आप कैसे बताते हो। तो ये भी चीजें आपका कोऑर्डिनेटर कंटिन्यू आपके ऊपर ध्यान रखा हुआ होता है, क्योंकि जब टीचर्स आते हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट देखने आते हैं। हमें एक टास्क था, अलग अलग थीम्स दिए हुए थे और ग्रुप बांट दिए थे। तो हमारे, और माइन इज द फर्स्ट बैच ऑफ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन और डिजाइन को स्प्लिट कर दिया। हाँ, तो तब वर्कशॉप भी इसलिए बहुत नए तरीके से डेवलप की जा रही थी कि कैसे होगा, इनको कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो इसलिए वो जो हमें टास्क दिया था, तब मेरे ग्रुप में सारे डिजाइन डायरेक्शन वाले थे, तो कुछ 8 या 10 लोग थे, हाफ डिजाइनर हाफ डायरेक्टर्स। तो अब सभी को अपना अपना इंटरप्रिटेशन है उस टॉपिक को लेकर। हमको मिला था ग्रेवयार्ड, तो हमने चौमुख के सामने वाली जगह चुनी थी क्योंकि बहुत ऐसे दूर सी है, रिमोट है, और मतलब इलेक्ट्रिक जो होता है वैसे हम लोग दिखाना चाहते थे, मतलब चिता या ऐसे गाड़ना वगैरह वो हम नहीं करना चाहते थे, जो इलेक्ट्रिक चेयर वाला होता है तो वो दिखाना था। तो तो मतलब हम जितने डिजाइनर्स हैं वो सारे अपना दिमाग लगा रहे हैं, डायरेक्टर दिमाग लगा रहे हैं, तो सबकी जब इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर एक्टर्स है तो वो बहुत क्लियर होता है कि हमको सिर्फ एक्टिंग करनी है, आप बताओ हम क्या करना है हम कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टर को अपना व्यू भी दिखाना होता है कि नहीं नहीं ये मेरी आइडिया है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, देखो कितना यूनिक है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिशन, आपको रेस है, आपको जीतना है। तो लेकिन उस रेस में, वो रेस होते हुए भी आप कैसे ज्वाइन करते हो, एक दूसरे को कैसे संभाल लेते हो, सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एंड फाइनली ये सब होके फिर आपका प्रोडक्शन एक निकलता है, एंड फिर वो जजेस आपको देखने आते हैं। सो ये सारा मामला है, बहुत टास्क होता है, पोस्टर मेकिंग होता है, फिर मूड बोर्ड भी होता है। मूड बोर्ड हमें नहीं आया था, लेकिन पोस्टर मेकिंग था, उन पोस्टर्स का पूरा एग्जीबिशन लगाया था। एंड आपके पूरे क्रिएटिविटी में आपको जो करना है, जैसे भी लगता है, आपको पूरा अलाउड है। आप चाहो जहां जाकर बैठना चाहो वहां बैठ सकते हो, जितने दूर जाकर बैठना चाहो, बस कैंपस के बाहर मत जाओ। लेकिन जहां भी, जिस कोने में जाकर बैठना है, छत पे जाकर बैठना है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी पे बात आ गई, ये नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी परमिशन है। मैं नहीं कर पाई, ये नहीं, पूरी परमिशन है। बहुत से पेपर्स हमारे सामने रखे हुए थे, स्केच पेन्स थे, वाटर कलर्स, ब्रशेस, क्या नहीं था मतलब। एंड प्लस हमको बोला था इसके अलावा भी अगर कुछ चाहो तो मांग सकते हो। तो जितने आप अपने दिमाग पे के घोड़े दौड़ा सकते हो उतने दौड़ाओ, कहीं आपको रोक टोक नहीं है। बट ये सब करते हुए जब हर कोई वो बना रहा है, तभी भी कोऑर्डिनेटर्स बीच बीच में से घूम रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बनाया, अभी किसकी क्या मेंटल स्टेट क्या है, कोई इसको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं खुद एक बार बहुत अपसेट हो गई थी पोस्टर मेकिंग में ही, क्योंकि आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो हमारे एक पास आउट है, तो शिबूदा, तो वो आए, ही वॉज द कोऑर्डिनेटर एट द टाइम। उन्होंने बोला क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हो। मैंने कहा दादा मुझे लग रहा है अब मैं तो जाऊंगी घर पे, और दैट वाज थर्ड डे। मैं थर्ड डे पे ही लग रहा है मैं नहीं हो पाऊंगी, सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, क्योंकि देखो ना कि कैसे बना रही हूँ, मुझे आ भी नहीं रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक पहली बात कि ये एक ही टास्क पे तुम्हारा जजमेंट नहीं होने वाला है, बाकी भी टास्क हैं। और दूसरा, तुम्हें चित्रकारी नहीं करनी है, तुम्हें अपनी कॉन्सेप्ट वहां पे उतारनी है। एंड दैट मोमेंट दैट हेल्प मी अ लॉट रियली। मतलब वो आंसर भी नहीं था, बट एक मोटिवेशन था। तो कोऑर्डिनेटर्स ये भी करते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है। मतलब दैट 5 डे वर्कशॉप के लिए भी अगर कोई सिलेक्ट हो जाए ना, तो वो एक लाइफ टाइम के लिए मेमोरी लेके बंदा या बंदी वापस आएगा।
वही आपको वर्कशॉप बहुत कुछ सिखाता है। पॉजिटिविटी, लोगों के साथ कनेक्शन, रहना एक नए जगह पे। तो एंड कंटिन्यू चल रहा है, दिन भर चलता रहता है। कभी आप यहाँ पे जा रहे हो, कभी वहां पे जा रहे हो, एक बैच इस जगह जा रही है, एक बैच उस जगह जा रही है। सो कंटिन्यू फ्लिपिंग भी चलता रहता है। एंड फाइनली आपका एक फाइनल वाइवा होता है, फाइनल इंटरव्यू, जब आपके सामने 16 लोग बैठे हुए होते हैं। मतलब जब हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था मेरा मुंबई में, तब 8 लोग थे, और यहाँ पे दुगने हो जाते हैं। सच में मतलब एसी होता है लेकिन फिर भी पसीने छूटते हैं। तो एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू। वो एंड ये भी मैंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी, हर कोई सवाल नहीं पूछता। बहुत से लोग आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप कैसे जवाब दे रहे हो, आप कितने उसमें संभले हुए हो, आप सच में उसको लेके कितना डीपली सोच रहे हो। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं मैटर करता कि आप कितने पढ़ के आए हो। मतलब शायद कोई बहुत पढ़ के आया है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत उसने नाटक किए हैं, पढ़े हैं, लेकिन वो अगर वो एक्स फैक्टर नहीं है, वो अगर आपकी वो नियत में नहीं दिखता है, सो दैट मैटर्स। मतलब उसके सामने एक ऐसा बंदा भी सिलेक्ट हो जाएगा कि जिसका बहुत कम एक्सपीरियंस है। मैंने सच में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम था, इसलिए उनको भी लगता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पार्क कि हमें ये करना है, हम सच में ये करना चाहते हैं, एंड नॉट फॉर फेम। ये भी एक बात है, बहुत लोगों को लगता है कि एनएसडी इज अ की टू फिल्म सिटी, की टू बॉलीवुड, क्योंकि आज किसी का भी नाम लो फेमस, वो सारे एनएसडी पास आउट्स हैं। अभी इरफान खान का ही नाम ले लीजिए, नसीर जी हैं, अनुपम खेर हैं, इनके नाम कंटिन्यू सुनते हैं। बट तो ये ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड जाना है तो आपको एनएसडी करना पड़ेगा, या फिर एनएसडी होगा ना तो आप मतलब हीरो बन गए, बट ये नहीं है। आपको बेसिकली एनएसडी इजाद ही इसलिए हुआ था कि आप जाकर अपने अपने इलाके में उस थिएटर को बढ़ाओ और उसका बढ़ावा दो लोगों को। अभी भी मैं आज ही सोच रही थी कि लॉकडाउन में सबसे लास्ट में अगर कोई चीज खुलेगी तो वो थिएटर्स हैं, हमारा नाटक और फिल्म है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग इकट्ठा आते हैं, कोई जानता पहचानता नहीं है, तो क्यों आते हैं? फिर भी एक मोटिव से आते हैं कि उनको वो कलाकृति देखनी होती है, कोई थॉट देखने आते हैं। जब लाइट ऑफ हो जाती है, हाउस लाइट चली जाती है, जब लाइव एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों होता है? क्यों सबको लगता है कि हमें चुप रहना चाहिए? वो कनेक्शन कहाँ से आता है? तो ये बहुत ताकत है थिएटर में कि वो इतने लोगों को इकट्ठा ला सकती है, 3 घंटे के लिए चुप बिठा सकती है, चाहे तो उनसे बातें करवा सकती है, गाने गवा सकती है। सो इट्स अ लाइव मीडियम, वो आपको नचा सकता है, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता है थिएटर से। तो ये मोटिव था कि आप जाओ, लोगों को ये करवाओ, एंड पर्सनल फायदे भी तो बहुत है कि जैसे आप मेंटली बहुत फ्रेश रहते हो, आप अलग अलग कलाएं सीखते हो, क्योंकि थिएटर में ऐसा नहीं है कि आपको गाना नहीं आया तो चलेगा, डांस नहीं आया तो चलेगा, या फिर आपको पेंटिंग नहीं आ रही होगी तो चलेगा। नहीं, आपको कलर भी, रंग भी चाहिए, आपको सुर भी चाहिए, आपको ताल भी चाहिए, आपको कोई और आता होगा, और कलाएं आती होंगी तो आप वो भी ले सकते हो। तो इट्स कोई मतलब थिएटर में ना कोई बोलता ही नहीं है, आपको जो भी कला आती है आने दो। कोई ढोलक बजाता है, कोई परकशनिस्ट है, कहीं पे कोई मना है ही नहीं। इसलिए स्वानंद किरकिरे भी तो एनएसडी पास आउट है, बट वो एज ए लिरिसिस्ट हमें ज्यादा याद है, हालांकि थिएटर स्कूल से पास आउट है। तो कैसे वो लिरिसिस्ट कैसे उस तरफ कैसे चले गए? मेरे सीनियर है देवेंद्र आहिरवार, ब्यूटीफुल राइटर, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो ये सारी कलाओं को जोड़ता है। सो इट्स नॉट दैट कि आपको की है ये बॉलीवुड जाने के लिए, तो अगर इस मोटिव से आ रहे हो तो आप पहले ही समझ लो आपका नहीं होगा। और वो पता चल जाएगा उनको, वो पता चल जाता है। हाँ, वो उनको सबसे पहले पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि कौन हीरो बनने आया, हीरो हीरोइन बनने आए हो तो फिर सॉरी, एनएसडी इज नॉट स्पेस फॉर देम। तो वही तो है, वो मतलब जब कैरेक्टर पढ़ पाते हैं तो आपको भी पढ़ पाते हैं कि आपकी मेजर इंटेंशन क्या है, वो वहां पढ़ पाते हैं। तभी तो इरफान खान के बारे में बोला गया था ना, उसने कहा कि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया नहीं, मैं थिएटर ही करना चाहता हूँ, और उसके ऊपर इन लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग कन्विंस भी हो गए थे। तो वही कहानी हो गई कि आप प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट जैसे
किया और उनके पकड़ने का क्या था लेवल उस वक्त, जो आपका मैच हुआ और उससे जो रिजल्ट आया वो मैटर करता है। अच्छा, उसके बाद आपका, अच्छा मुझे एक और बताओ, कुछ लोग जैसे डाउट पूछते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन नहीं है, बट मुझे तो जहां तक पता है कि ग्रेजुएशन इज मस्ट टू गेट हाँ इनटू एनएसपी, है ना? वो हाँ तो है, बिना उसके नहीं हो सकता, हाँ बहुत सारे हाँ लोगों का ये भी रहता है। तो अच्छा, उसके बाद आपका जैसे एनएसपी आपने किया 3 साल की विगरस की, एंड यू ऑप्टेड फॉर डायरेक्शन नॉट एक्टिंग, हाँ। है ना? तो बट फर्स्ट ईयर में वगैरह आपको सब कुछ पढ़ाया जाता होगा फर्स्ट ईयर में, तो स्टार्टिंग में डायरेक्शन का आपका टोटल अलग कब से हुआ? सेकेंड ईयर से होता है। फर्स्ट ईयर इज फाउंडेशन, जब पूरा बैच आप साथ होते हो। फिर सेकेंड ईयर में डायरेक्शन डिजाइनर अलग हो जाते हैं, एक्टर्स का अलग कोर्स शुरू हो जाता है, बट स्टिल कहीं कहीं इट्स ओवरलैपिंग। डायरेक्शन और डिजाइन तो ओवरलैपिंग है ही सेकेंड ईयर में, इसीलिए आपको डिजाइनिंग के भी एलिमेंट सीखने पड़ते हैं, डायरेक्शन के भी सीखने पड़ते हैं। बट वेन यू गो टू थर्ड ईयर, तब इट्स प्योरली सेपरेटेड। मतलब एडवांस डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन स्टूडेंट चले जाते हैं, एडवांस डिजाइनिंग के लिए डिजाइनर चले जाते हैं, एंड एडवांस एक्टिंग के लिए एक्टर्स चले जाते हैं। एक्टर्स का तो खैर सेकेंड ईयर से ही अलग हो जाते हैं वो। मेजर स्प्लिट तो डायरेक्शन और डिजाइनर्स में होता है सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। एंड इट्स वेरी नाइस कि अगर एक बंदा भी है, क्योंकि मेरी बैच में से हुआ था, वी वर हैविंग ओनली वन डिजाइनर सुशील, एंड तो उसकी अकेले की क्लासेस होती थी, पर उसके अकेले के लिए टीचर्स आते थे और बैठते भी थे, और उसकी पूरी क्लास होती थी। तो मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ कि अकेला ही है तो उसको इग्नोर किया गया हो। अब कोर्स हम झगड़ा तो करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कोई टीचर चाहिए होता है लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं, कभी वो बिजी होते हैं, या फिर अभी स्कूल से उन्हें इनविटेशन भेजने में भी देर हो जाती है। मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ गलतियां खामियां तो हर किसी में होती है। तो एमएसडी भी उसमें पीछे नहीं है। सो कभी कभी हमें मांगे हुए टीचर फिर मिल जाते हैं, बहुत इंसिस्ट करते हैं तो, बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है वो। तो बट स्टिल उसे सारी क्लासेस मिली, उसके लिए टीचर्स आते थे। हम 4 लोग थे डायरेक्शन के, हमारे लिए भी आते थे टीचर्स। तो ऐसे नहीं होता कि अब एक ही है या दो ही है तो कैसे होगा। तो बट एक बात, हाँ यू, तुम फिनिश करो, आप करो नहीं पहले नहीं, finish। हो गया हो गया। नहीं नहीं, अच्छा, I'm done। इसमें अभी एक क्वेश्चन आया है, आई विल रीड इट आउट। प्लीज टेल अस द स्मॉल स्मॉल लिटिल थिंग्स वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाइल परफॉर्मिंग। मतलब जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है? ये महेश्वरी ने पूछा है सवाल। मेन इट्स, अच्छा आई थिंक इट्स रिलेटेड टू एक्टिंग, बिकॉज परफॉर्मेंस में आप दिखते तो आप ही हो उस वक्त। वैसे तो परफॉर्मेंस में लाइट को भी मानती हूँ, लाइट डिजाइनिंग भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब तक लाइट ऑन नहीं होगी तो तब तक सामने एक्टर का भी कोई वजूद नहीं है। एनीवेज, तो आपको जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तब आपको कौन सी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं? इसके लिए मैं भी एक ऐड करना चाहूंगी कि मैं बहुत एनएसडी के प्लेस जाके देखती हूँ, और उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सेट क्यों ना हो, वो उस पे बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इनका सचमुच जन्म यहाँ इसी सेट पर हुआ है, या ये सचमुच इस सेट को ही बिलोंग करते हैं। मतलब कोई ऐसा अजीब नहीं होता है उसमें, कोई ऑब्स्टिकल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कहीं वो केयरफुल होकर नहीं होते। एवरीथिंग इज वेरी स्पॉन्टेनियस सॉर्ट ऑफ थिंग है, फ्लो में चल रहा होता है। तो इसमें आपको कैसे कैसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वो बताइए। इसके लिए तो डायरेक्टर जब शुरू करते हैं रिहर्सल्स, तो कभी भी डायरेक्टली प्ले पे नहीं जाते हैं। पहले बहुत थिएटर गेम्स खिलवाते हैं, बहुत एक्सरसाइजेस होती हैं, कनेक्शन की होती है, बेसिकली तो कनेक्शन की होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये लगती है कि जब भी आप स्टेज पे हो या जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी सामने है, भले आप सोलो हो तो ऑडियंस आपके सामने है, यू नीड टू कनेक्ट विद देम। मतलब अगर वो कनेक्शन नहीं है तो
तो वो नहीं हो पाएगा, वो कितना भी आप खूबसूरती से करो फिर वो खाली जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कनेक्शन तो उस कैरेक्टर का, उन लाइंस का अपने आप के साथ होना चाहिए, खुद के साथ। वो आपके अंदर से वो चीज आ रही होती है। सो पहले तो आपको अपना कनेक्शन ढूंढना होगा। सो आई थिंक जो पहले आपने अभी जो वेलेंसडे जिनके साथ बात हुई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअल एंड थिएटर, सो वो आपको वो कनेक्शन देता है। सो इसलिए मुझे वो थीम बहुत रिलेटिंग लगी थी थिएटर से, कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही जुड़ा हुआ है। हमें योगा भी सिखाते, योगा क्लासेस होती है एनएसडी में। तो वो क्यों है, क्योंकि आप खुद के मन से कनेक्ट होते हो, कनेक्शन ढूंढते हो, और वो बहुत मुश्किल बात है खुद के साथ कनेक्ट ढूंढ पाना, वो कैरेक्टर के साथ कनेक्शन ढूंढ पाना। सो कनेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद के साथ पहला, उसके बाद अपना को एक्टर, थर्ड इज द सिचुएशन, फोर्थ इज द ऑडियंस। ये मैं नंबर दे रही हूँ लेकिन ये फिर भी नंबर में है नहीं, ये सारे एक ही नंबर पे आते हैं क्योंकि कोई एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है। कहीं भी अब तक कुछ कम हुआ तो वो शो नहीं अच्छा होगा। So you need to have that connection. मैं कनेक्शन का मतलब ये भी नहीं कि आपको आई कांटेक्ट करना है, आई कांटेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर उस कैरेक्टर के लिए ऑडियंस के साथ उस मोमेंट पे आई कांटेक्ट नहीं करना है तो ऑफकोर्स नहीं करना है। बट स्टिल आप देखते कैसे हो, आपकी बॉडी कैसे है, आप खड़े कैसे हो, आप लाइन को डिलीवर कर रहे हो, वो कर तो रहे हो, कोई सुन रहा है इसलिए ना। सो दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ। अगर अकेले कोई करना है फिर आप रूम में अकेले कर सकते हो जब कोई ऑडियंस नहीं है, तब आपको तो कुछ भी वो कनेक्शन की भी जरूरत नहीं, बट उसको हम आपको शो नहीं कहेंगे, तो वो तो सेल्फ प्रैक्टिस हो गई। लेकिन जब ऑडियंस है, किसी के लिए कर रहे हो, व्हेन यू कीप दैट इन योर माइंड, वो अपने आप कनेक्शन बन जाता है। ऑडियंस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ ये मैं अगर छू भी करूंगा तो उससे इनको अफेक्ट होगा, इन्हें दिक्कत होगी। महाराष्ट्र में तो ये हालांकि अब जैसे मोबाइल फोन बढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये चिन्मय मांडलेकर भी जब एनएसडी आए थे तब उन्होंने भी बोला था, मैंने भी खुद देखा है, सुमित राघवन जी का एक प्ले चल रहा था नासिक में, एंड फोन बहुत बज रहे थे, इट वाज अ सस्पेंस प्ले। उन्होंने 3 बार प्ले रोका क्योंकि वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर ऑडियंस नहीं कनेक्ट होना चाहता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स फॉर दैट कि मैं कैसे कनेक्शन बनाऊं। तो सबसे पहले मुझे तो यही लगता है कि कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में बाकी बातें तो आती है कि आपके आवाज पहुंच रही है या नहीं। दूसरी एक बात जो मेरे काका ने मुझे सिखाई थी, मुकुंद कुलकर्णी, कि जब भी आप स्टेज पे हो सांस लेना मत भूलो। इट्स वेरी फनी टू हियर, क्योंकि हम कंटिन्यू सांस लेते हैं लेकिन स्टेज पे जाके हम सांस लेना भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत बार एक सांस में बोलना हो जाता है, या जो टेल ड्रॉप हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा स्पीच में भी घुस रही हूँ इसमें बट परफॉर्मर के बारे में पूछा है तो सारी बातें आती है, सो आई एम आंसरिंग लाइक दैट। बट तो सांस लेना नहीं भूलना है आपको। कोई भी सीन है, अगर साइलेंस में सीन है, किसी की तरफ आप सिर्फ देख रहे हो, आप ब्रीथ भी करते रहो ना प्रॉपरली, तो भी वो सीन इफेक्टिव होता है। And that breathing also comes from that spiritual self connection with yourself. जब आप खुद को अवेयर रखते हो। वो हमारा आपने एपिसोड सुना था? हाँ हाँ सुना था। थैंक्स फॉर दैट। एक्चुअली वो उन लोगों को ज्यादा इजीली समझ आ रहा था, दोज हु आर रियली प्रैक्टिसिंग, दोज हु आर इनटू इट। एमेच्योर के लिए वो थोड़ा सा कि इन सबका हमारे हमें तो सिर्फ लाइंस याद करनी है, हो जाना है, डिलीवर कर देना है। जो डायरेक्टर ने बताया इधर से घूमना उधर से घूमना है, बट वो डेप्थ में नहीं जाता है। मैच्योर बंदा, उसको वो नहीं लगता, उसको लगता है ये क्या है, हमें तो आप काम की चीजें बताओ, ये तो कोई काम की चीज नहीं है। बट आई एम रियली वेरी, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने वो सुना एंड यू कनेक्टेड इट विद इट। तुमने आपको ये पता चला कि हाँ ये चीज है, दिस इज एंड यू आर अप्रिशिएटिंग इट। सो आई विल कन्वे दिस टू बेनी, ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स। आई विल कन्वे इट टू हिम कि यार ठीक जगह पर पहुंचा जाता है। चलो नहीं, अच्छा, और माइन्यूट चीजों के बारे में, जैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं तो सेट के साथ वही हो गया कि आप पहले से कंफर्टेबल होते
अभी मैं और भी एंड वही वो कनेक्शन आप इसमें ढूंढते हो, जब रिहर्सल चल रही है तब वो कनेक्शन आप ढूंढते रहते हो. मतलब मेरी बैचमेट है शालू, सो उसने हमारे बैच का एक प्ले हो रहा था, अगस्त का ख्वाब, एंड उसमें वो माँ बनी थी और वो एक बच्चा लेके आती थी. सो एक बार शायद वो, अब वो बच्चा मतलब वो ऑफ कोर्स वो झूठा था वो असली बच्चा तो था नहीं, लेकिन बनाया था उस प्रॉप के साथ. वो प्रॉप उसके लिए प्रॉप बना, मतलब प्रॉप नहीं रह गया था, वो सच में उसका बच्चा बन गया था. सो आई स्टिल रिमेम्बर एक बार किसी ने वो हिला दिया था एक जगह से, सो शी शाउटेड मैडली कि किसने हिलाया. मतलब हम सब ऐसे शॉक हो गए कि शालू, मतलब इट्स ओके किसी ने गलती से कर दिया होगा, नहीं वो मेरा बच्चा है. शी शाउटेड लाइक दैट. सो तब हमें पता चला कि वो कितना डीपली वो सोच रही है कि मैं अगर उस प्रॉप को मुझे अपना बच्चा मानना है तो वो सच में मुझे उसको अपना बनाना पड़ेगा. मुझे उसके साथ वो प्रॉप भी है भले ही, लेकिन मुझे वो कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो भावना कैसे आएगी मेरे अंदर से. वो भी सुपरफिशियल लगेगा. हाँ, इवन शालू के ही सोलो में कुछ उसको खाना बनाना होता था. सो वो रोज खाना बनाती थी उस स्पेस में जाके. सीरियसली उसे रोज खाना बनाया है ताकि जब भी वो एक्चुअल काम करे तो वो फेक ना लगे. सो एनएसडी एक्टर्स ये सच में करते हैं कि वो स्पेस में जाके वहां पे सोएंगे, अगर कोई बेड उनकी प्रॉपर्टी है तो रात भर वहां पे सो जाएंगे, उस चद्दर को अपने से लिपटाएंगे. हाँ, to establish the connection. हाँ, हाँ, belonging. so that's how you make the connection. मतलब जैसे आपने बोला कि एनएसडी एक्टर्स जब काम करते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये अलग स्पेस है, क्योंकि वो इतनी बार वहां पे घूम घूम के. मेरे और एक सीनियर है, उन्होंने प्ले किया था, अनिरुद्ध खुटवट सर का डायरेक्शन था, तो लोअर डेप्थ, तो उसमें वो लोग सच में ऑफ द स्टेज भी वो प्रॉप्स लेके स्कूल में घूमते थे. वो कैरेक्टर बन के घूमते थे, लोगों से वैसे इंटरेक्ट करते थे. हाँ. तो मतलब वो कि अगर ये कैरेक्टर ऐसे बाहर निकले, जैसे अब हम लोग दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जब उसकी अभी जो फिल्म आई थी वो एसिड अटैक वाली छपाक, सो उसके बाद उसने भी वो सर्वे किया था, शी वेंट विद सम एसिड अटैक गर्ल्स इनटू द मार्केट कि हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू हर. सो वो करती है, उसने भी वो किया था. सो दैट वो चीज एनएसडी एक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि वो एक तो ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है, आपको अलग अलग एक्टिंग क्लासेस भी दी जाती हैं. सो दैट्स हाउ आल्सो यू ग्रूम योरसेल्फ. ऑल्सो आपको मेरी अभी मेरी एक जूनियर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पायल, तो उसने मुझे एक बात शेयर की कि उन्हें एक टास्क दिया था कि आपको एक स्पेस बनानी है, बट उस स्पेस में आपको अपनी चीजें रखनी है. सो दैट्स हाउ यू लर्न, बट नॉट नेसेसरी कि आप अपनी रखो. शायद आप मतलब एक आध चीज आपके रूम में नहीं है बट आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप डिपार्टमेंट से भी ला सकते हो. मतलब एनएसडीएंस आर वेरी प्रिविलेज्ड कि दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स देयर. सो जो चाहिए वो चीज ला सकते हैं. तो लाओ, वो स्पेस बनाओ, और एंड फिर आप उसको बाहर से देखो कि अब देखो आपने क्या बनाया है. वो जो खुद में बनाई हुई चीज होती है ना, उससे आपका कनेक्शन बन ही जाता है. Also, one more experience I would like to share. Brinda Trivedi, brilliant actress, one of my senior. तो उसने उसके सोलो के लिए उसको एक वो स्कल्पचर का रोल कर रही थी उसमें, उसके सोलो एक्ट में. तो उसने पूरे प्रोसेस में वो रोज स्कल्पचर्स बनाती रही. सच में उसने वो मिट्टी लाई, वो पानी लेके, वो अलग अलग फोटोग्राफ्स निकाल के गूगल से कैसे बनाते हैं वीडियोस देख के उसने वो सारा बनाया. और उसके सोलो में ऐसा होता है कि लास्ट में वो सारा तोड़ देती है. तो जब वो टूटा ना, तो जो देर से आह निकली ना, तो वो बहुत रियल आह थी, क्योंकि उसने वो अपने हाथों से बनाया था. सो जब आप उतना घुसते हो ना, इतना वो कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब वो दिखता है. एंड ये डायरेक्टली आप स्टेज पे जाओगे और फिर आप ध्यान देने लगोगे कि आप मुझे ये याद रखना है, तो नहीं होगा. इट कम्स थ्रू योर प्रोसेस ओनली कि कैसे मैं एक एक चीज को ऐड करती जाऊंगी, उससे मेरा रिश्ता क्या होगा. एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट रियली. अच्छा, एक सवाल आया है अभिषेक का, डू यू हैव फ्यूचर प्लान्स टू जॉइन बॉलीवुड? या मैं एक चीज
से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कहा कि अगर आपको हीरो हीरोइन बनना है तो एनएसडी इज नॉट अ प्लेस, बट ऐसा भी नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि ये एक बार किनसे मनोज वाजपेयी ने शायद आंसर दिया था कि एनएसडी वाले लोग बाहर जाके बॉलीवुड में जाते हैं और वो भी तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब वो थिएटर वाले हैं तो थिएटर करें। तो उन्होंने बोला क्यों, जो एनएसडी नहीं जाते अगर वो जा सकते हैं तो एनएसडी वालों को क्या सपने नहीं होते उनको बड़े पर्दे की ख्वाहिश नहीं होती? तो वो ऑफकोर्स होता है, बट मेरा कहने का मुद्दा ये था कि अगर आपको सिर्फ फेम के लिए जाना है देन इट्स अ प्रॉब्लम। बहुत बार हमारी मतलब एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो आपको नेम फेम पैसा सब कुछ देती है, एंड किसी को नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए होता है वो, हर किसी को पसंद है अगर वो फेमस हो जाए, लोग उसको जानने लगे, एंड इट्स वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे लोग आपको जानते हैं। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर आर्ट, योर लव, योर पैशन टूवर्ड्स योर आर्ट फर्स्ट, एंड बाय दैट आपको फिर फेम तो आना ही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि एमएफ हुसैन ने पेंटिंग्स हाँ मैं एक दिन फेमस बन जाऊंगा इसलिए बनाए होंगे, उन्होंने बनाए और बाद में वो फेमस हो गए। मोनालिसा जब बन रही थी तब थोड़ी ना लियोनार्डो ने सोचा होगा कि नहीं नहीं मैं तो एक दिन जाके लोग इस पे रिसर्च करेंगे, बट दैट इवेंचुअली हैपन। सो दैट्स हाउ एनएसडियंस आल्सो गो इनटू द इंडस्ट्री, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये करना पड़ता है, खाना ढूंढना पड़ता है, और इट्स अ फैक्ट कि आपको थिएटर से उतने पैसे नहीं मिलते। और एक्टिंग तो एक्टिंग है, आप चाहे स्टेज पे करो या फिर सिनेमा में करो, इसके ऊपर भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, सिनेमा की एक्टिंग अलग होती है, वो तो थिएटर में भी होती है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फॉर्म। अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आपको एक्टिंग बदलनी पड़ेगी, रियलिस्टिक कर रहे हो तो एक्टिंग बदलनी पड़ेगी, आप शेक्सपियर कर रहे हो तो आपको बदलनी पड़ेगी, क्लासिकल कर रहे हो तो बदलनी पड़ेगी। जब थिएटर में ही इतनी बार आपको बदलनी पड़ती है आपका मेथड एंड तरीका अभिनय का, तो सिनेमा में भी ऑफकोर्स होगा, बट अल्टीमेटम इज व्हाट यू डू एक्टिंग। तो चाहे आप यहाँ पे करो आप वहां पे करो, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बनो जो भी बने हैं उनके लिए मेरी कोई ग्रजेस है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब नसीर जी नसीर क्यों बने, या फिर मतलब वो बॉलीवुड में जाके नसीर जी क्यों बने, ऐसे में बिल्कुल भी ग्रजेस नहीं है। बट नसीर जी ने भी मुझे नहीं लगता ये सोचा होगा कि मुझे अल्टीमेटली वहां पे जाना है, फेम चाहिए मुझे, बस फेमस होना है, वो तो नहीं होगा क्योंकि ही इज एन आर्टिस्ट। यस और तो पहला मुद्दा है आप यू शुड बी वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर आर्ट, तो अल्टीमेटली वो फेम तो आ ही जाएगा। तो आपका विजन क्या है वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप एनएसडी या एफटीआई या जो भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो तब एंड नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है अगर आप ऑडिशंस के लिए भी जा रहे हो तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं वो कितना जेन्युइनली वो किरदार निभाता हूँ या निभाती हूँ, एंड नॉट कि मुझे इससे बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, वो तो सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन वो अगर आपका पहला मुद्दा होगा तो आपका ध्यान भटका हुआ रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। सो द क्वेश्चन कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगी या नहीं, पर्सनली कहूँ तो मुझे पसंद नहीं है सिनेमा और फिल्म लाइन, बट पता नहीं मुझे, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कैमरा पे बहुत गंदी दिखूंगी, ऐसे भी लगता है बहुत ओपनली कह रही हूँ, बट मुझे सच में ऐसा लगता है। हाँ ऐसा मतलब डायरेक्शन कोर्स किया है, गंदा तो कुछ नहीं है, वो तो आप किरदार होते हो, हर इंसान ऊपर वाले ने तो खूबसूरत ही बनाकर भेजा हुआ है। तो नहीं नहीं वो ये सब मैं समझती हूँ, बट वो पर्सनल इंफिनिटी कॉम्प्लेक्सेस भी होता है ना कुछ कुछ, कि वो मेरा वो है नहीं नहीं गलत है ना वो कॉम्प्लेक्स। और मेन मुद्दा ये है कि आई ऑलवेज टेल यू कि पूजा आई लाइक योर स्माइल वेरी मच। थैंक यू। खूबसूरत हो। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि ना बॉलीवुड में अगर जाने की बात है, वैसे तो मेरा कोई वो वाला एरिया रहता नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ऐसे ही पर्सनली, सिंस यू हैव डन डायरेक्शन कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, तो अगर जाओगी तो एक्टिंग में भी जा सकती है और मतलब एज अ डायरेक्टर भी तो जा सकते हो ना। हाँ जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनली मेरा अभी कोई वैसा प्लान है नहीं। मुझे अभी एनएसडी की फेलोशिप मिली हुई है
और मुझे और पढ़ने का मन है, तो मैं इसलिए अभी तक इंडस्ट्री में मैं उतरी नहीं हूँ। ऐसे डायरेक्टली जैसे कहते हैं मुंबई में जाके या फिर लोगों को असिस्ट करना या काम ढूंढना, ऑडिशंस वगैरह देना, वो मैंने नहीं किया है। मुझे हमेशा से एनएसडी जाने से पहले से मेरा था कि मुझे एनएसडी जाके से रुक नहीं जाना है। वो 3 साल की पढ़ाई है, बट वो तो बस शुरुआत है। इट्स लाइक अ बिग थाली, इट्स बाहुबली थाली, पुणे में मिलती है। बहुत बड़ी थाली होती है, 10-12 लोगों को खानी होती है। हाँ, सो इट्स लाइक दैट कि आप सिर्फ चख सकते हो। आफ्टर पासिंग आउट यू देन डिसाइड कि अब मुझे जाना कहाँ है, कि अब मुझे अब डायरेक्शन में भी जाना है तो भी कौन सा फॉर्म या फिर कौन सा फॉर्म को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एनएसडी से वो किया, वो सीन वर्क्स हो गए, मतलब आप उस फॉर्म में माहिर हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। You need to practice of that. So I wanted to learn and मैं और पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने थिएटर लिया। और मेरा टॉपिक भी अलग है। इट्स लाइक अलग मतलब बहुत लोग काम कर रहे हैं इस टॉपिक पे, बट स्टिल थिएटर एज अ थेरेपी, ये मेरा टॉपिक है। क्योंकि मैं जब वापस आई, बहुत लोगों से बात हुई, तो मैंने ये जाना कि लोग थिएटर को कुछ अलग चीज समझते हैं। मतलब मुझे कहते तुमने तो बहुत अलग स्ट्रीम चुन लिया, हमारे बस की बात नहीं है, या हम लोगों को कहाँ टाइम होता है कि थिएटर में जाके कोई प्ले देखे। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थिएटर का स्कोप जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्शन बनाया और आपने उसको थिएटर में जाके प्रस्तुत किया और वो खत्म हो गया। इट अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स हेवीली अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ। तो क्योंकि आप अपने सारे इमोशंस को लेकर आते हो वहां पे, तो जैसे मैं हूँ, मतलब मुझे तो ये बहुत लगता है कि जब भी हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसके लिए पहले तो हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि अगर मैं ऐसी हूँ, अगर मेरा गुस्सा ऐसा है, तो फिर इस कैरेक्टर का कैसा होगा। तो आप पहले तो अपने आप को जानते हो, बहुत समझने लगते हो, आपको अपने बारे में पता चलने लगता है कि यार मैं तो ऐसे बिहेव करती हूँ, लेकिन ये किरदार ऐसे करता है, तो ये कितना अच्छा है, शायद मुझे ये क्वालिटी लेनी चाहिए। या मैं जब रिहर्सल करती हूँ, थिएटर गेम्स खेलती हूँ, तो मैं बहुत प्रेजेंट में रहती हूँ, मैं पास्ट में नहीं जीती, या मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, मैं इस मोमेंट को जीती हूँ। मैं उस इंसान के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ जिसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बट वर्कशॉप में साथ में है, बैचमेट्स है, तो फिर हम कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये आपके पर्सनल लाइफ पे बहुत असर करता है। तो मुझे लगा कि ये इस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आप थिएटर में आगे जाके आओ या ना आओ, आप एक्टिंग करो नहीं करो, या जो भी थिएटर के जितने भी स्ट्रीम है, डिजाइनिंग है, डायरेक्शन है, कुछ भी वो करो या नहीं करो, कोई वादा नहीं, लेकिन आप जो भी करो, बस आप बहुत खुशी खुशी और ओपनली कर पाओ। बिकॉज थिएटर आपको वो स्पेस देता है जहाँ पे आप ओपन हो पाओ। मतलब आज अगर मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे चीखने का मन कर रहा है, तो मैं घर में या आंगन में नहीं चीख सकती हूँ, लोग समझेंगे पागल हो गई है। बट भाई अगर मैं थिएटर स्पेस में जाके करूँ तो कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा, बोलेगा वाह क्या गुस्सा दिखाया है। सो इट्स प्रिविलेज कि हाँ कि मैं वो दिखा सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ। तो मुझे थिएटर में सब कुछ मिलता है। कोई कभी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी बहन हो जाती है, कोई कभी माँ, कोई दादी। आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते होंगे भी नहीं, वो आपके रिश्ते स्टेज पे बन जाते हैं, वो रिहर्सल्स में बन जाते हैं। सो बहुत सारे नातों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको रियल लाइफ में क्या बिहेव करना है वो भी पता चलता है। So that's why I chose this, and currently I'm not planning to go to Bollywood, of course. अच्छा पूजा, अभी ये थोड़ा खत्म होगा, फिर अगेन आई विल हैव टू कनेक्ट विद यू, ठीक है? अभी sure, तो sure. है ना, क्योंकि इसका अपना लिमिटेड टाइम है। सो बी देयर, आई विल अगेन कनेक्ट। और इसके बाद मैं इम्प्रोवाइजेशन का एक सवाल पूछूंगी, कैन इम्प्रोवाइजेशन विल बी
या वेलकम बैक। ये थोड़ा टाइम पहले भी घड़ी कहीं बताता रहता है ना, तो हमें पता चलता है, वरना हम तो हो जाते हैं ना गप्पों में। अच्छा, वो मेरे ख्याल से एक सवाल पूछा था, आई कुड नॉट रीड द होल क्वेश्चन। इट वाज अबाउट इम्प्रोवाइजेशन बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा ये बताना कि इम्प्रोवाइजेशन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक इट एज अ टूल, एक एक्सक्यूज समझते हैं इम्प्रोवाइजेशन को, जो कि थोड़ी मिसकंसेप्शन है। और इम्प्रोवाइजेशन, और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आप इम्प्रोवाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हो क्या ऑनलाइन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग विद अदर एक्टर? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि ऑनलाइन कर सकते हो नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ कि क्या हो सकता है थिएटर का भी लॉकडाउन में। क्योंकि हमारा बेसिक है, मैं बात कर रही थी कनेक्शन के ऊपर, अब वो कनेक्शन ही टूटा हुआ है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कैसे होगा। बट यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन इम्प्रोवाइजेशन भी कर रहे हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं। बट मतलब सच में मैं अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि क्या होगा कैसे होगा। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आप ऑनलाइन इम्प्रोवाइजेशन वगैरह कर सकते हो। या आप बात करते रहो, एक कनेक्शन तो चल रहा है, कंपल्सरी आपको बात करते रहना पड़ेगा, या जो भी कोई एक्टिविटी चल रही है आप यू कैन रिएक्ट टू दैट एंड यू कैन डेवलप अ स्टोरी थ्रू दैट। बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन का अल्टीमेटम तो यही होता है कि उसमें से कुछ बात निकल आए। आप जो भी थीम लेके शुरू किए हो, तो उसमें कोई बात निकल आए, या फिर कोई गुत्थी है जो सुलझ जाए। बहुत बार ऐसे होता है, कहीं पॉइंट पे आके डायरेक्टर स्टक हो जाता है कि अब इसको आगे क्या करवाया जाए, तो इम्प्रोवाइजेशन दिए जाते हैं। इम्प्रोवाइजेशन मतलब एक बेसिकली आपको एक थीम दी जाती है, या आपको एक सिचुएशन दिया जाता है एंड यू हैव टू प्ले विद दैट सिचुएशन। वो कुछ भी हो सकता है, एंड वो सिचुएशन ये भी हो सकता है कि दोनों स्टेज पे जाओ एंड स्टार्ट टॉकिंग। वो क्या बात है, क्या करनी है, वो कुछ नहीं मालूम, बस बात करनी है, करके आओ। और जितना लंबा कर सको या जितना छोटा कर सको, जो भी आपको बन पाए वो आप करो। सो दैट्स हाउ इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट। ये बहुत बेसिक मैंने बताया, बट उसमें भी पता नहीं कैसे लोग ऐसे धीरे धीरे कोई टॉपिक निकलता जाता है और एक दूसरे के आचार विचार भी होने लगते हैं, एंड यू डेवलप समथिंग, कोई पीस भी निकल आ सकता है। तो एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, कि आपको पता भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, कॉन्वर्सेशन कहाँ जाएगा। बट इट टर्न आउट वेरी गुड, इट टर्न आउट बैड ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी हो सकता है कुछ निकल के नहीं आया, बट ऐसे तो नहीं होता कि कुछ निकल के नहीं आया, कुछ ना कुछ तो उसमें से आपको मिल जाता है। सो ऑनलाइन भी आप जूम अभी लोग यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल यूज कर रहे हैं, सो शायद आप ऐसे ही बात करते करते कैमरा रख के यू कैन प्रैक्टिस इट, और जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स, यू कैन डेवलप फ्रॉम दैट। बात करते करते ही कोई आइडिया निकल आता है। सो दैट्स हाउ मे बी यू कैन डू, यू कैन ऐड समवन इन दैट कि अभी टॉपिक चल रहा है। आई डोंट नो बेसिकली, अच्छा, जस्ट अ गेस। ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज हाउ टू वर्क ऑन मोनो एक्टिंग। Should we take a play's monologue or write our own? How to write a monologue if it has to be written in your own words? काफी लंबा क्वेश्चन पूछ लिया रोहित ने। तो फर्स्ट तो इसको पहला तो मतलब ये दोनों अलग है। पहली बात, मोनो एक्टिंग और वो चीजें अलग है। मोनोलॉग और मोनो एक्टिंग का दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, तो पहला तो होगा हाउ टू वर्क ऑन मोनो एक्टिंग, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, देन वी हैव टू कम टू मोनोलॉग, बिकॉज मोनोलॉग इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम अपना लिख लें, कि तो उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। शुड वी टेक अ प्लेस मोनोलॉग और राइट योर ओन, मतलब सम लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मोनो एक्टिंग का बता दो, मोनोलॉग तो हो गया एक डिफरेंट चीज है। मोनोलॉग हाँ, जिसमें कि नहीं आई थिंक वो कैसे करें शुरू, इसके लिए पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप किसी प्ले से उठाओ, बट बेसिकली मोनो एक्टिंग इज सोलो एक्ट। तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स एनएसडी में जब थर्ड ईयर में जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो तब सोलो परफॉर्मेंस होता है। तो कुछ
कुछ लोग खुद लिखते हैं, कोई लिखा हुआ उठाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज को कैसे अपने अंदर ले रहे हो, इस पे आपको बेसिक काम करना है। तो चाहे आप मोनोलॉग उठाओ या खुद से लिखो, अगर आपको कोई थीम है जिसपे आपको रेडीमेड मटेरियल नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है आप खुद अच्छा लिख सकते हो, तो आप खुद लिखो। जैसे मेरी बैचमेट है भाग्यश्री, उसने अपना खुद लिखा था एंड बहुत ही अच्छा हुआ था उसका। उसने एक थीम ली थी कि a Mohammedan woman who is a fan of a Salman Khan. So this was her theme. And उसको वो फिर सोचती गई, she is from Hyderabad. So she started thinking कि फिर वो औरत हैदराबाद, मतलब फिर वो औरत भी हैदराबाद से हो गई, उसकी जो मोमेडियन औरत है, फिर वो कैसी रहती है, हैदराबाद का माहौल कैसा है। देन शी टुक द सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन हैदराबाद, फिर ऐसे एक एक चीज जुड़ती चली गई उसके साथ, एंड दैट्स हाउ शी मेड द सोलो। बट मेरी और एक दोस्त, हाँ, हाउ यू कनेक्ट, तो आपको मोनो एक्टिंग पे काम करना है तो सारी चीजें हैं, आपको बहुत एक तो पढ़ना भी पड़ेगा कि क्या क्या लिखा है, आपको कौन सा लिखावट पसंद है, कौन सी लैंग्वेज आप पकड़ना चाहते हो। क्योंकि मंटू जी का लिखने के स्टाइल बहुत अलग है, मोहन राकेश जी का बहुत अलग है, तो जैसे मराठी के राइटर्स है उनका भी बहुत अलग अलग है, तो वो आपको पता चलता है। एंड देन यू डिस्कवर कि क्या लैंग्वेज मेरी मैं चाहता हूँ। तो अगर वो लैंग्वेज सिर्फ मैं ही खुद लिख सकता हूँ तो आप खुद लिखो। Initially don't think about what is good or bad, just start doing it. Start writing, yes. हाँ, start writing it, start doing it, and plus आपको धीरे धीरे फिर प्रॉम्प्ट्स दिखना शुरू होगा। अगर बहुत ही वर्बल है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, फॉर एन एक्टर एक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। भले ही आप नजरें ही उठा रहे हो, दैट्स ऑल्सो एन एक्शन। इट नॉट नेसेसरी कि कोई प्रॉप ही होना चाहिए, आपकी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स है ना अपने बॉडी में, उसी से बहुत एक्शंस हो सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू गिव अटेंशन ऑन दैट कि मैं अभी कौन सा पार्ट बॉडी का यूज करूंगा। तो एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट। उससे आपको और चीजें मिलती हैं एंड इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मोनो एक्ट बन गया किसी थीम को ही लेकर। चाहे इनिशियली वो 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, चलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप जैसे वो करते रहते हैं और एक चीज आती है, अरे ये भी होना चाहिए, अगर इसमें मैं ये एलिमेंट ऐड कर दूं तो, फिर अगर इसमें ये घुस जाए चीज तो। जस्ट डोंट फियर अबाउट एनीथिंग कि ये इसको पागलपन बोलेंगे क्या, या ये आइडिया कैसे आ गया। नथिंग इज बैड, जस्ट एग्जीक्यूट इट, ट्राई इट। मतलब फिर ऐसे लोगों को भी लगेगा कि अरे ये इतनी सिंपल सी बात थी, हमने कैसे नहीं सोचा। बहुत सिंपल चीज होती है, बहुत छोटी चीज होती है, बट वो मैजिक कर जाता है। ओके, अच्छा, इसमें अब ना और क्वेश्चंस भी आ गए हैं बहुत सारे। थिएटर के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, और दूसरा एक बोला है उसने, प्लीज टेल अस अबाउट योर टॉपिक फॉर फेलोशिप। अब मुझे दो कंबाइन लेने पड़ेंगे पूजा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट? फर्स्ट वन वाज थिएटर के लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं। थिएटर के लिए सारी किताबें अच्छी हैं, आप जितना पढ़ो उतना कम है। सो एंड दैट्स वेरी ट्रू। ये मुझे, और ये मेरा वाक्य नहीं है, ये अनुराधा कपूर जी का सेंटेंस है। जब मैं मेरे डिप्लोमा पे काम कर रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जिस थीम को लेके काम कर रही हूँ, आई टुक अ हिस्टोरिक प्ले, आई मेड प्ले ऑन संभाजी एंड औरंगजेब। तो आई सेड कि उनके ऊपर बहुत लिखा है लोगों ने, तो मैं और बहुत अलग अलग व्यूज भी है, तो कैसे करूं। उन्होंने बोला जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो। मतलब यही उनका आंसर था कि उससे तुम्हें ये तो पता चलेगा कि कितने व्यूज से लोगों ने सोचा है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि हाउ यू वांट टू टेक इट और हाउ यू वांट टू शो इट। तो इसलिए थिएटर के लिए तो आप जितना पढ़ो उतना कम है। और जो भी मिले, जैसे भी कहानियां है, एकेडमिक बुक्स तो बहुत सारी है। स्टैनिस्लावस्की की तो बहुत ही फेमस है वो, मैथ प्रिपेयर्स एंड वो सारी।
तो वो तो है ही। उसके अलावा पीवी कारण जी की है हियर आई कैन नॉट स्टे देयर आई कैन नॉट गो, उससे आपको उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। इंटरव्यूज आप सुन सकते हो लोगों के। तो थिएटर के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, आप जितना कर सकते हो करते रहो, डूबते रहो, नया नया कुछ मिलता जाएगा। सो मिलता जाएगा, दैट्स definitely।